हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट विजय प्रताप में। मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट विजय प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग देश की एक प्रमुख समस्या अछूतों की समस्या के विषय में बात करेंगे, जिसको लेकर के शहीद आजम भगत सिंह ने अपना एक लेख भी लिखा था, जो कीर्ति में 1928 में छपा था। इस देश में अछूतों की समस्या को लेकर के शहीद आजम भगत सिंह क्या सोचते थे। हम लोग सिर्फ शहीद आजम भगत सिंह को एक ही नज़रिए से देखते हैं कि उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, वे एक क्रांतिकारी थे। लेकिन उनके और क्या-क्या विचार थे, वे इस देश के लोगों के विषय में क्या सोच रखते थे, विद्यार्थियों को लेकर के, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, ऊंच-नीच की जो खाई बनी हुई थी, इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या सोचते थे। इसके विषय में न तो हमको विद्यालयों में पढ़ाया गया है, न तो सामाजिक स्तर से कोई कार्यक्रम लगता है तो वहाँ पर हमें बताया जाता है। जो व्यक्ति भगत सिंह को पूछते हैं तो सिर्फ पूछते हैं उनको, लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद। वे लिखते हैं कि हमारे देश जैसे बुरी हालत किसी देश में नहीं हुए। यहाँ अजीबो-गरीब के तरह के सवाल उठाए जाते हैं। यहाँ पर एक अहम सवाल यह है कि इस देश की जो 30 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 6 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जिसे अछूत कहा जाता है, जिनके स्पर्श मात्र से भ्रमभ्रष्ट हो जाता है, जिनके पानी को छू लेने मात्र से पानी अपवित्र होता है, देवालयों में जाने मात्र से देव अपवित्र हो जाते हैं। यह सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर के हमें शर्म आती है कि हम लोग किस तरह से इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं, जबकि पूर्णतया भौतिकतावादी कहे जाने वाले यूरोप कई सदियों से इंकलाब की आवाज को उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी। हम सदा ही आत्मा परमात्मा के वजूद को लेकर के चिंतित होने वाले तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ पहनने का अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये वेद शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं अथवा नहीं है। हम इसी समस्या में फंसे हुए हैं। हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता है। अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेजों के समान नहीं समझता है। लेकिन क्या हमें शिकायत करने का अधिकार है? सिंध के एक मुस्लिम सज्जन श्री नूर मोहम्मद, जो बम्बई काउंसिल के सदस्य हैं, उन्होंने इस समस्या पर एक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में पढ़ने नहीं देते हो, तुम्हें क्या अधिकार है अपने अधिकारों की मांग करो। जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार की मांग कैसे कर सकते हो। यह बात बिल्कुल खरी है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि एक मुसलमान ने कही है तो शायद हिंदुओं को चुभेगी। आगे वे कहते हैं कि जब तुम इन्हें गया गुजरा समझोगे तो ये अवश्य ही दूसरे धर्मों में चले जाएंगे जहां इन्हें समानता का अधिकार मिलेगा। तब तुम क्यों चिल्लाते हो कि ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कितना स्पष्ट कथन है, लेकिन यह सुनकर सभी तिलमिला उठते हैं। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में आ जा सकता है, लेकिन एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आगे भगत सिंह मालवीय जी को लेकर के कहते हैं कि मालवीय जी को इस देश में बड़ा मान सम्मान दिया जा रहा है। कहा जाता है कि बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, लेकिन मालवीय जी को भी जब एक मेहतर ने गले में उनके माला पहना दिया तो वे घर पर जाने के बाद खुद जो है स्नान किए, कपड़ों सहित, कपड़ों को भी नहीं निकाला। ये उनकी एक तरफ की सोच दर्शाती है कि बाहर किस तरह से ये लोग दिखाते हैं और अंदर किस तरह से दिखाते हैं। जैसा कि हमारे देश में भी जब चुनाव हो रहे थे, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गांव-गांव में जाकर के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ खाना खा रहे थे। वे यह दिखाना चाहते थे कि मैं इस सदी का, इस पृथ्वी का देवता हूँ। मैं जिसके घर जा रहा हूँ वह अछूत है। मैं उसके घर खाना खा लूंगा तो वह हमारे समाज में आ जाएगा। वे लोगों का उलाहना कर रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे। वह उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वह इन लोगों को आज भी उसी तरह से सोचते हैं कि इनकी स्थिति आज भी वही है। हम जब जाएंगे तब इनका उद्धार होगा, जब हम इनके घरों में खाएंगे तब इन लोगों को अधिकार मिलेगा। आगे भगत सिंह लिखते हैं कि अब एक और सवाल उठता है कि इस समस्या का सही निदान क्या है। इसका सब जवाब बड़ा अहम है। सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान हैं तथा न तो कोई जन्म से बड़ा पैदा हुआ है, न कोई छोटा पैदा हुआ है, और न ही कार्य विभाजन से छोटा बड़ा होता है। अर्थात क्योंकि एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया है, इसलिए जीवन भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकास के काम पाने का उसे हक नहीं है। ये बात बहुत ही फिजूल है। इस तरह हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ ऐसा न्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा उन्हें नीच कहकर दुत्कारा एवं निम्न कोटि के कार्य करवाने लगे। साथ ही यह भी चिंता हुई कि कहीं यह विद्रोह न कर दे,
इन्हें पुनर्जन्म और भाग्यवाद में उलझा दिया कि तुम ये सब जो कार्य तुम कर रहे हो, यह तुम्हारे पिछले जन्मों का पाप फल है, यह तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है जो यह तुम्हें भोगना पड़ रहा है। आगे वे कहते हैं कि अब क्या हो सकता है, चुपचाप दिन गुजारो। इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लंबे समय तक के लिए शांत करा देते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया है, मानव के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया, आत्मविश्वास एवं स्वावलंबन की भावनाओं को समाप्त कर दिया। बहुत दमन और अन्याय किया गया। आज उन सब के साथ प्रायश्चित का वक्त है। जब गांव में मजदूर प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ तो लोग उनको यह कह करके भड़काते थे कि देखो, भंगी और चमारों को अपने सिर पर न चढ़ाओ, ये नीच और गरीब हैं, इनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन यदि जो किसान जातियां हैं उनको भी समझना चाहिए कि इन्हें अपने जूते के नीचे यदि आप दबा करके रखेंगे तो किसी प्रकार का कोई विकास नहीं होगा। इन्हें अपने साथ मिला करके रहो, जो षड्यंत्रकारी नीतियां हैं उनसे दूर रहो। इस प्रकार की बात वे कहा करते थे। वे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग बड़े गंदगी वाले स्थानों में रहते हैं, गंदे हैं, गरीब हैं, तो गरीबी का इलाज क्यों नहीं करते हैं। और गंदगी की बात जहां तक रही, वे कहते हैं कि माताएं बच्चों का मैल भी साफ करती हैं, क्या माताएं भी गंदी हो गई, उनका भी त्याग कर दो। आगे भगत सिंह लिखते हैं कि लेकिन यह काम उस समय तक नहीं हो सकता है जितने समय तक कि अछूत कौमें अपने आप को संगठित न कर लें। हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत आशाजनक संकेत है। या तो सांप्रदायिक भेद का झंझट ही खत्म कर दो, नहीं तो उनके अलग अलग अधिकार कर दो। आगे भगत सिंह कहते हैं कि हम तो साफ साफ कहते हैं, उठो अछूत कहलाने वाले जातियों, असली जन सेवकों, भाइयों उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज असली शक्ति तुम्हें थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिसके कारण इतिहास में आज उनका नाम जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। तुम जो नित्य प्रति सेवा करके जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके और जिंदगी संभव बनाकर यह बड़ा भारी एहसान कर रहे हो, उन्हें हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लैंड एसोसिएशन एक्ट के तहत तुम्हें धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया है। अपनी शक्ति को पहचानो, संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिशें किए बिना कुछ भी नहीं मिल सकेगा। स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को स्वयं यत्न करना चाहिए। इंसान की कुछ आदतें ऐसी हो गई हैं कि वह अपने लिए अधिक अधिकार चाहता है, लेकिन उससे जो नीचे है वह उन्हें अपने लातों के नीचे दबा करके रहता है। कहावत यह है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, अर्थात संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर के पूरे समाज को चुनौती दे दो, तब देखना कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जरूरत नहीं करेगा। तुम दूसरे की खुराक मत बनो, दूसरे के मुंह को मत ताको, लेकिन ध्यान रहे नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवाद, नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम कभी भी उनके साथ नहीं मिलना, उनकी चालों से बचना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असली सर्वहारा हो, संगठनबद्ध हो जाओ, तुम्हारी कुछ हानि न होगी, बस गुलामी की जंजीर कट जाएगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही देश के मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो, खड़े हो जाओ और बगावत खड़ी कर दो। आज के समय जो राजनेता है कहते हैं कि बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे होगा, उनको करारा जवाब यहाँ भगत सिंह ने दिया है। वे कह रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि क्रांति धीरे धीरे होगी, वे झूठ बोलते हैं। सिर्फ वे चाले चलते हैं कि लोगों को संतोष रहे। क्रांति के लिए कमर कसना पड़ेगा, सबको सामने आना पड़ेगा। सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। उठो, अपनी क्रांति के लिए स्वयं उठो। कोई तुम्हारी क्रांति करने नहीं आएगा, तुम्हें ही कमर कसनी पड़ेगी। जब तक तुम कमर कस नहीं कसोगे तब तक तुम पीछे रहोगे, तुम्हें कोई तुम्हारे अधिकार को देने वाला नहीं है। आज के सेशन में हम लोगों ने शहीद भगत सिंह के विचारों को जाना कि इस देश की जो 1/5 आबादी थी, उनको लेकर के भगत सिंह के क्या विचार थे, वे क्या विचार रखते थे, क्या दर्शन रखते थे इन लोगों के विषय में। उन सभी चीजों को हमने जाना, जिस पहलू को आज तक हमें नहीं बताया गया था कि भगत सिंह के क्या विचार थे, उनको उन विचारों को हमने जाना। तो अगले भाग में हम लोग फिर इनके एक और लेख पर बातचीत करेंगे, विद्यार्थी और राजनीति के ऊपर। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद, इनकलाब जिंदाबाद।